नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला है इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम स्पेसिफिक चीजों की, हम बात करने वाले कुछ खास और कुछ कतई जय टाइप के क्वेश्चंस की। गुड इवनिंग टू ऑल, एक बार पुनः स्वागत सभी लोगों का। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो हमने लास्ट सेशन में आपसे पूछा था। गुड इवनिंग टू दीपिका, मोनिका, अखिल, संगीता, किरण, दिव्यानी, प्रियंका, अनामिका, भागीरथ, मंजेश, माया, अंजलि, विनीता, कौशल, ज्योति, क्या बात है, रितु, स्वाति, पिंकी और काजल। स्वागत है भाई सभी लोगों का। जितने भी हमारे तमाम रसगुल्ले हैं, पूरा एकदम उत्साह के साथ में जुड़ जाइए। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, आपका नंबर बिल्कुल नया होना चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में अपना जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। पेशेंट विद रीनल फेलियर हैविंग एडिमा मोस्ट लाइकली टू रिसीव। जिस मरीज को रीनल फेलियर है और उसको अगर एडिमा है, याद रखना, रीनल फेलियर अगर मरीज को है, रीनल फेलियर अगर मरीज को है तो प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है ओलिगोयूरिया की। और जब मरीज को ओलिगोयूरिया है तो हम वहां पे मरीज में क्या करते हैं, हम मरीज में वहां पे क्या देते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाला दवाई देंगे, क्योंकि ओलिगोयूरिया की वजह से मरीज की बॉडी में आ जाता है एडिमा। अब एडिमा को सबसाइड करने के लिए इसका जो इलाज रहेगा वो रहेगा आपका डायूरेटिक्स। सिंपल टास्क है। अगर मेरे को एडिमा ठीक करना है तो मेरे को मरीज को क्या देना पड़ेगा, डायूरेटिक। और ये जो डायूरेटिक होते हैं इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रूसेमाइड। यस माय डियर फ्रेंड, फ्रूसेमाइड ड्रग वहां पे दिया जाएगा। इट इज ए डायूरेटिक। और ये कैसा डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक। इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रूसेमाइड को हम नाम देते हैं लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स जो है वो एक्ट करती है लूप ऑफ हेनले के ऊपर और यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। दिस एजेंट लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंटी डायूरेटिक नहीं देते हैं, एंटी डायूरेटिक तो और एडिमा बढ़ाएगी, एडीएच इस कैटेगरी की दवाई है। बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं, ये बीटा रिसेप्टर का काम करेगी और ये जो है बेसिकली हार्ट रेट को कम करने के इरादे से उतरती है मार्केट में, तो इनका काम एडिमा को कम करना नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो आपकी एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल है। लैक्सेटिव्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में लैक्टुलोज है, बिसाकोडिल है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के डिफिकेशन या स्टूल को पास करवाते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। तो आपके लैक्टुलोज या लैक्सेटिव्स कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है हार्ट रेट को धीरे करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। एंटी डायूरेटिक जो होता है इसको हम एडीएच को यहाँ पे एंटी डायूरेटिक बोलते हैं। और डायूरेटिक जो होता है वो होता है जो यूरिन आउटपुट को डबल करने का काम करते हैं। और डायूरेटिक कौन से है, तो हमने बोला फ्रूसेमाइड इज ए लूप डायूरेटिक। माय डियर फ्रेंड, फ्रूसेमाइड इज ए लूप डायूरेटिक है और ये एडिमा को सबसाइड करेगा। ओलिगोयूरिया की कंडीशन में, रीनल फेलियर में एडिमा होता है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है प्यारे दोस्तों। आगे लेके चलूं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, लगभग सभी रसगुल्लों ने सही जवाब लिखा है। अब आएंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन, अब आएंगे आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन जो आपको आज के सेशन में डील करने हैं। काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, रिडुविड बग, सैंड फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई और मॉस्किटो। यहाँ पे काला आजार जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ऐसा हमने आपसे पूछा। हु ट्रांसमिट काला आजार, हु ट्रांसमिट काला आजार माय डियर फ्रेंड। 4 ऑप्शन है और लगभग सभी रसगुल्लों ने सही जवाब लिखा है। काला आजार सैंड फ्लाई की वजह से होता है। बहुत बढ़िया। काला आजार से फ्लाई, मॉस्किटो या रेडुविड बग यहाँ पे नहीं रहेगा। तो काला आजार को कौन ट्रांसमिट करता है, तो जवाब क्या रहेगा, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द काला आजार। हु ट्रांसमिट द काला आजार, इट्स सैंड फ्लाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत है।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथ। हेलमिंथ वाली बीमारी कौन सी है? यू हर्ड द वर्ड हेलमिंथीज, है ना। तो हेलमिंथीज वाली या हेलमिंथ वाली बीमारी कौन सी है, ऐसा सवाल ने पूछा है। हेलमिंथ वाली बीमारी कौन सी है? अमीबियासिस, राउंड वर्म, हेपेटाइटिस ए या बैसिलरी डिसेंट्री। हेलमिंथिक एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन कहते हैं हम इनको नॉर्मली। सभी सवाल इजी और ट्रिकी है, सोच के जवाब लिखना है सभी को। क्या बात है। हेलमिंथिक वाली बीमारी, इनके ट्रीटमेंट के लिए आप ऐसा समझो कि हम डीवॉर्मिंग एजेंट काम में लेते हैं, ये इस तरह के एजेंट है हेलमिंथिक। अमीबियासिस नहीं रहेगा यहाँ पे, एंटी एमीबिक मेडिकेशन देते हैं। राउंड वर्म एक हेलमिंथिक है, और ये राउंड वर्म जो है यहाँ पे हेलमिंथिक वाली बीमारी करते हैं, राउंड वर्म होती है बीमारी। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये एक हेपेटाइटिस है जो वायरल इन्फेक्शन है, और ये बेसिकली ओरोफिकल रूट से होता है। ये एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है इसको लेके, ओरोफिकल रूट से ये होता है। और डिसेंट्री जो होती है, डिसेंट्री ब्लडी डायरिया को डिसेंट्री कहते हैं। ब्लडी डायरिया जो होता है, ब्लडी डायरिया, इसको हम डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। ओरोफिकल रूट जो है वो हेपेटाइटिस ए होता है उससे। हेपेटाइटिस ए के साथ में कौन आता है? ए ई है कि नहीं है? ए के साथ में हमेशा ई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। राउंड वर्म हमने यहाँ पे बता दिया, बी करेक्ट आंसर है, और एमीबियासिस इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, एल्बेंडाजोल, बिल्कुल सभी लोग जवाब लिखे भाई। ब्लड इन स्टूल इज नॉन एज डिसेंट्री। ब्लडी डायरिया को डिसेंट्री कहते हैं। स्टूल में ब्लड होना डिसेंट्री नहीं है, वो तो स्टूल फॉर लोकल ब्लड है, लेकिन स्टूल अगर आपका डायरियल स्टूल है तब वो डिसेंट्री वर्ड में काउंट होगा। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है कि एवरेज वजन कितना है प्लासेंटा का? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ प्लासेंटा? 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम या 900 ग्राम? टर्म एज में प्लासेंटा का एवरेज वेट कितना होता है? तो 500 ग्राम, याद रखना। और हम वहां पे एक रेशियो भी पढ़ते हैं, एक तरफ आप प्लासेंटा रख दो, अब ये जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा इसको आपने एक तरफ रखा, फीटस को एक तरफ रखा, ये तो आधा किलो का था, फीटस 3000 किलो का है, 3000 ग्राम का, तो ये आधा किलो का था, वो 3 किलो का होता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1:6। प्लासेंटा और बच्चे के वजन के बीच में रेशियो जो होता है वो कितना होता है? 1:6। सवाल ने बोला है कि प्लासेंटा का वजन कितना होता है? तो 500 ग्राम, 600 नहीं, 800 नहीं, 900 नहीं, इट्स 500 ग्राम। अगला प्रश्न, क्लोरप्रोमाजिन ड्रग वाज इंट्रोड्यूस इन। क्लोरप्रोमाजिन दवाई जो है, क्लोरप्रोमाजिन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPZ। क्लोरप्रोमाजिन कब इंट्रोड्यूस हुई? जवाब लिखिएगा। CPZ इज ए क्लोरप्रोमाजिन, याद रखना ये एक फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक दैट इज डिस्कवर्ड। ये जो क्लोरप्रोमाजिन है ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, टिपिकल। टिपिकल एंटीसाइकोटिक, याद रखना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है ना, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है ना, सम आर एटिपिकल, सम आर टिपिकल। तो जो भी मरीज सिजोफ्रेनिया का होता है, साइकोसिस के मरीज होते हैं, उनको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, और वो टिपिकल और एटिपिकल 2 तरह की होती है। ये आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है, याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ बताई है कि
कि जितनी भी एंटी साइकोटिक ड्रग होती है प्यारे दोस्तों, इसकी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इन कैटेगरी को आपको डिवाइड करके लिखना है, आपको मजा आएगा। जितनी भी एंटी साइकोटिक ड्रग है ये दो कैटेगरी की आती है। एंटी साइकोटिक दवाई जो होती है इसकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जो एंटी साइकोटिक ड्रग की रहती है वो है टिपिकल, और एक है एटिपिकल। एक है टिपिकल और दूसरी कैसी होती है, एटिपिकल। एटिपिकल वो है जो न्यूरल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिजोफ्रेनिया वगैरह जो बीमारी होती है उसमें एक मिनोमिक्स चलता है, पटना। तो जो पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया का सिम्टम होता है और जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हम टिपिकल वाली देते हैं और नेगेटिव हम एटिपिकल वाली ड्रग देते हैं। पॉजिटिव सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए टिपिकल एंटीसाइकोटिक दिया जाता है, नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए एटिपिकल जो है वो होगा। तो हम अगर टिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें और एटिपिकल की बात करें तो जो आपका CPZ है, आपका जो पहला दवाई है CPZ, इसके अलावा आपका एक और दवाई है हेलोपेरिडोल। और एक CPZ एक हेलोपेरिडोल है। और कौन सी है टिपिकल एंटीसाइकोटिक के बाद में? एटिपिकल में मैं बात करूं, यहाँ पे आपका है क्लोजापिन, ओलांजेपिन। टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जब भी किसी मरीज को देते हैं ये डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं प्यारे दोस्तों, साइड इफेक्ट वो कौन से रहते हैं? ईपीएस होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जो होता है याद रखना, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट 5 होते हैं। एक तो होता है एकैथीसिया, या पहले ऐसे लिख दो डिस्टोनिया, और फिर यहां पे लिख दो स्यूडो पार्किंसोनिज्म या टार्डिव डिस्काइनेशिया। एक होता है स्यूडो पार्किंसोनिज्म, एक होता है एनएमएस। क्या बताया प्यारे दोस्तों मैंने? ये सारी की सारी मैंने बताई है। ईपीएस क्या है? ईपीएस एक एंटीसाइकोटिक ड्रग का कॉमन साइड इफेक्ट है। मैंने यहाँ पे दो बातें आपको बताई। एंटीसाइकोटिक में कुछ दवाई टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है उनके कॉमन सिम्टम के रूप में ईपीएस होता है। और ये जो ईपीएस होता है इसमें 5 सिम्टम आते हैं। डिस्टोनिया, जिसमें नेक की टोन गड़बड़ा जाती है और नेक ऐसे लटक जाती है, गर्दन ऐसे, आंखें ऊपर घूम जाती है, जैसे आपने दवाई लगाई हाथों हाथ होने वाला सिम्टम है, ऑन द स्पॉट होता है। दूसरा होता है एकैथीसिया। एकैथीसिया का मतलब होता है वॉकिंग एंड टॉकिंग, पेशेंट हैव अर्ज टू वॉक। मरीज एक जगह बैठा नहीं रहेगा, मरीज पूरे दिन चलने इधर जाए इधर जाए इधर जाए। ये क्या है? ये है एकैथीसिया। पेशेंट में ऐसी अर्ज डेवलप हो जाती है, वो चलने लगता है, वो पीछे जाता है, वो आगे जाता है, वो फड़फड़ाता है अपनी जगह, इसको बोलते हैं एकैथीसिया। टार्डिव डिस्काइनेशिया जो होता है एकमात्र ऐसा सिम्टम जो रिवर्सिबल नहीं होता है, जो वापस नहीं आता है। वापस नहीं आता है मतलब होने के बाद में ठीक नहीं होता है। ये चलना पुलना तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये अगर हो गया तो वापस ठीक नहीं होगा। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर मरीज जो है उसमें टिक बन जाती है, आंख को बार बार फड़फड़ाता है, मुंह को बार बार ऐसे करता है, कोई चीज वैसे रिपीटेडली किसी एक्ट को दोहराता है, इसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेशिया। और ये इरिवर्सिबल सिम्टम है। हमने बोला ये कैसा सिम्टम है? ये सिम्टम कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब वापस रिवाइज नहीं होता है, रिवर्ट नहीं होता है। और स्यूडो पार्किंसोनिज्म का मतलब होता है कि मरीज में 3 सिम्टम आता है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्यूडो पार्किंसोनिज्म। और एनएमएस का मतलब होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या बोलता है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। यहाँ पे मरीज में जो सिम्टम आते हैं वो मैलिग्नेंसी जैसे सिम्टम आते हैं,
और ये न्यूरॉन के काम नहीं करने की वजह से ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एनएमएस। तो यहाँ पे याद रखो, एंटीसाइकोटिक में एक टिपिकल है, एक एटिपिकल है, और इनके सिम्टम आपको याद रखना है एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में। तो मैंने बोला जो क्लोरप्रोमाजिन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक है, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, और इस एंटीसाइकोटिक का इजाद हुआ था 1952 के अंदर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 42, 62 या 72 यहाँ पे नहीं है। कब हुआ था? 1952 के अंदर क्लोरप्रोमाजिन ड्रग का इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज्ड टू मैनेज अपर जीआई हेमरेज ड्यू टू इसोफेजियल वेरिसेज? कौन सा ट्यूब यूज करते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल ने बोला है इनमें से ऐसा कौन सा ट्यूब है जो यूज किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज ड्यू टू द इसोफेजियल वेरिसेज? अगर मैं बात करूं जैक्सन प्राट ड्रेन की, अगर मैं बात करूं पेनरोज ड्रेन की, ये तो सर्जिकल साइट के वुंड ड्रेनेज है, सर्जिकल साइट वुंड ड्रेनेज। इनको तो ड्रेन कहता है, ड्रेन, और ये सर्जिकल साइट के वुंड को ड्रेन करने वाले एजेंट है, हथियार है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो जैक्सन प्राट ड्रेन और पेनरोज ड्रेन जो है ये तो सर्जिकल साइट के वुंड को ड्रेन करने वाले ड्रेनेज बैग है, ड्रेनेज ट्यूब्स होती है। इसके अलावा आपका जो टी ट्यूब होती है, टी ट्यूब ये लगती है पूरी बिलियरी ट्रैक्ट में। आपका जो बाइल और बिलियरी ट्रैक्ट होता है, इस बिलियरी ट्रैक्ट में लगने वाले ट्यूब को हम नाम देते हैं टी ट्यूब। और ये ड्रेन करने के पर्पज से डाली जाती है, ड्रेनेज ट्यूब, इसको टी ट्यूब कहते हैं। ये भी गलत है। एक्चुअल में जो प्रेशर वाली ट्यूब होती है वो आपकी इसोफेजियल वेरिसेज में यूज आती है। सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब का नाम है, और इसोफेजियल वेरिसेज के केस में यूज करते हैं ब्लीडिंग पॉइंट को असेस करने के लिए, और एंडोस्कोप तरीके से ये जाता है। और इसकी फाइंडिंग के आधार पे, है ना, जो भी इसकी फाइंडिंग मतलब जो ये रहता है आपका जहाँ से वेरिसेज है, हम वहाँ पे सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब डालते हैं, और एक बैलून होता है, बैलून वहाँ पे इन्फ्लेट कर देते हैं। उस बैलून के प्रेशर से वो जो ब्लीडिंग पॉइंट है वो सील हो जाता है। दैट इज सिंपल थिंग। इसको बोलते हैं सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब। ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है, याद रखना, ये है सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब। इसमें आपने देखा होगा ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब है, 1, ठीक है, और तीसरा ये है, ये वाला। देखो यहाँ पे 3 ल्यूमन है, ये 2 ल्यूमन जो है, एक तो आपका गैस्ट्रिक बैलून, गैस्ट्रिक बैलून, एक है आपका इसोफेजियल बैलून, तीसरा आपका कौन सा हो गया, गैस्ट्रिक ड्रेन, तो गैस्ट्रिक ड्रेन ये और ये। अब एक कम पड़ गया, कम क्या पड़ गया कि यहाँ जो सामान इकट्ठा होगा यहाँ पे, इसको कैसे हम ड्रेन करेंगे,
इसके लिए अलग से एनजी ट्यूब डालनी पड़ेगी या तो, बाकी ये सामान तो बाहर आएगा नहीं। इसके लिए इस ट्यूब के नंबर को बदल के 3 की जगह कितने ल्यूमन कर दिए, 4 ल्यूमन। और आजकल जो ट्यूब आती है वो है 4था ल्यूमन ऐड हो गया, और उस ट्यूब को हम नाम दे देते हैं मिनरसोटा ट्यूब। कौन सा ट्यूब? मिनरसोटा ट्यूब। मिनरसोटा ट्यूब, ये जो मिनरसोटा ट्यूब होती है ये 4 ल्यूमन ट्यूब होती है, 4 ल्यूमन। बैलून तो 2 हो गए, एक गैस्ट्रिक और एक इसोफेजियल, और एक होता है गैस्ट्रिक सक्शन। दो गैस्ट्रिक बैलून हो गए, एक गैस्ट्रिक और एक इसोफेजियल, एक गैस्ट्रिक सक्शन हो गया और एक इसोफेजियल सक्शन हो गया। टोटल कितने पोर्ट हो गए? 4। मिनरसोटा ट्यूब में सोटा या चौथा डिफेक्ट वहां पे ये है, बेसिक कंसेप्ट है। और अब आपको ध्यान रखना है कि जब मिनरसोटा ट्यूब हम काम में लेते हैं, पहले हमने कौन सा ट्यूब काम में लिया था? गैस्ट्रिक इसोफेजियल, है ना। और अभी जो है दिस इज योर मिनरसोटा ट्यूब। 4 ल्यूमन आते हैं ये ट्यूब का, ये तो ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब था, 4 ल्यूमन आएगा तो ये ट्यूब कैसी बन जाएगी? मिनरसोटा ट्यूब। गैस्ट्रिक इसोफेजियल बैलून, गैस्ट्रिक सक्शन इसोफेजियल। ये 2 बातें यहाँ पे साइमल्टेनियस रहती है, एक तो आपका बैलून और एक आपका ये जो है गैस्ट्रिक और इसोफेजियल सक्शन, ठीक है। अब होता है क्या कि जब किसी मरीज को ये ट्यूब लगी होती है तो मरीज को एकदम कंप्लेन हो सकता है, पेशेंट कैन कंप्लेन ऑफ सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और ये जो सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है, ऐसा मरीज कंप्लेन करता है तो हम क्या करता है? पुट ए सीजर नियर द बेड, कट बैलून, ब्लॉक, या कंप्रेस ट्रैकिया। सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मरीज में हो सकता है, पुट ए सीजर, सीजर वहां पे रखना है। सीजर होता है ना, ये वो सीजर नहीं है जो सीजर आता है, याद रखना। सीजर्स ऐसी है, सीजर्स मतलब जो सीजर खाना पकाने में जो काम में आता है, ऐसा नहीं, वो काम नहीं है। ये सीजर वो है जो काटने वाला है, ये सूजर वो भी नहीं है जो तान आती है, वो ये तान नहीं है। और नियर टू द बेड, बेड के पास में रखना होता है। सीजर जो है वो कहाँ रखनी है? नियर टू द बेड। क्लाइंट का जो बैलून है आउटसाइड जो है वहाँ पे ट्यूब जो कंप्रेस होगा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय मरीज को समस्या होगी, सांस में दिक्कत होगी, हम बैलून को बाहर से कट कर देते हैं, है ना, कट द बैलून आउटसाइड व्हेन एवर ट्यूब कंट्रोल, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक तो हो गया आपका मिनरसोटा ट्यूब, और इससे पहले हमने एक बात किया, वो है आपका इसोफेजियल ट्यूब या सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर था, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले जितने भी रसगुल्ले यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास ऑफर है। टारगेट बैच 21 सितंबर से स्टार्ट होगा ये बैच, 1800 रुपये मात्र फीस के अंदर पहले 2000 स्टूडेंट की एंट्री करवाई जाएगी। लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच रहेगा। बैच के अंदर वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ मिलेगा आपको, टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे। बहुत आसान है, वीडियो ऑडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट एंड क्विजेज मिलेगा इस बैच में मात्र 1800 रुपये में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, लेटर ऑन मामला हो जाएगा काफ़ी गंभीर।
हाँ, उत्कर्ष है तभी तो संभव है, बात बिल्कुल सही है। पहले आओ और पहले पाओ। ऑफर है लिमिट समय के लिए, सभी लोगों को ऑफर पे फोकस करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ये ऑफर जो है अभी अभी लिमिट टाइम के लिए है। अगला प्रश्न, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, मेडिकल सोशियोलॉजी टर्म का जिक्र कॉइन किसने किया? चार्ल्स मैकिन्स्ट्यू, लुइस ब्लानी, बिनेट एंड स्लिम, कार्ल जुंग। मेडिकल सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी है इसका कॉइन किसने किया? तो जवाब है चार्ल्स मैकिन्स्ट्यू। ए करेक्ट आंसर है। चार्ल्स मैकइंटायर, ए करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न, ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम बताओ डायबिटीज में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को हम समझने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस बीमारी जो होती है, डायबिटीज मेलाइटस, ये बीमारी इंसुलिन डेफिशिएंसी डिजीज होती है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी, इस बॉडी के पास में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती है जो हार्मोन बनाती है, और एक जबरदस्त ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, बहुत सारी ग्लैंड होती है जो हार्मोन बनाती है, और एक जबरदस्त ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज ग्लैंड के पास में तीन भाग होते हैं इसके। एक होता है पैनक्रियाज का हेड, एक होता है इसका बॉडी, और एक होता है इसका पूंछ, टेल। इस पैनक्रियाज के अंदर हम एक तो हेड की बात करते हैं, एक इसके बॉडी की बात करते हैं, और इसके टेल की बात करते हैं। इस पैनक्रियाज का ये जो टेल वाला पार्ट है, इसमें पाई जाती है बीटा सेल, अल्फा बीटा ऐसे, इसमें पाई जाती है बीटा सेल, और इसमें पाई जाती है अल्फा सेल। दो तरह की सेल है, बीटा और अल्फा सेल। पैनक्रियाज की बीटा और अल्फा सेल के द्वारा एक एक हार्मोन बनता है। इस बीटा सेल के हार्मोन को हम नाम देते हैं इंसुलिन, और इस पैनक्रियाज की अल्फा सेल का एक हार्मोन है, इसका नाम है ग्लूकागोन। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, ये दोनों हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज का रेगुलेशन करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर ब्लड में किसका रेगुलेशन करते हैं? ग्लूकोज का रेगुलेशन करते हैं। मैंने इन दोनों हार्मोन को लिया, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लिया, मैंने उससे पूछा कि भाई ब्लड में ग्लूकोज कितना होता है, तो जवाब आया कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो होना चाहिए 70 to 100 mg/dl के बीच में। मैंने कहा एक नंबर बताओ, बोला 100 होना चाहिए, 100/100, पूरा 100 होना चाहिए। जैसे आपका आंकड़ा है ना, बिल्कुल नया होना चाहिए, और पूरा एक आंकड़ा, एक मतलब 1000 होना चाहिए, तब मामला होता है गंभीर। तो यहाँ पे हमने बोला पूरा 100 होना चाहिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज 100 या 100 से कम होना चाहिए। इस ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाले दो हार्मोन हमने यहाँ पे बता दिए। पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, और अल्फा सेल के द्वारा एक हार्मोन बनता है ग्लूकागोन। अब मजेदार बात यह है कि ये जो इंसुलिन है और ये जो ग्लूकागोन है, इसमें इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है डिक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, इंसुलिन।
ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ग्लूकागॉन का काम होता है इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। तो प्यारे दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कैसे करता है? एक तो करता है ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोज जो है उसको तोड़ने का काम करता है। और दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ देना, ग्लूकोज यूज आ जाएगा। दो तरीके से कम करता है। एक होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे? एक तो ये करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है। और एक यह क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज को बनवाता है। एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, और एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है उनसे ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऐसे दो काम करता है ग्लाइकोजन। तो वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ये घटाएगा, दोनों मिलकर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन कम हो जाए इंसुलिन, तो ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, और बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज का लेवल का बढ़ा हुआ होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया वाले मरीज को डायबिटीज मेलाइटस होती है। अब हाइपरग्लाइसीमिया जब मरीज को है तो हाइपरग्लाइसीमिया के कॉमन सिम्टम क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया के कॉमन सिम्टम क्या है? इसके कॉमन सिम्टम, कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3C साइन आते हैं, 3P साइन आते हैं, P साइन। सर कौन कौन से है? तो याद रखो, पोलीयूरिया, तीन सिम्टम आ गए। पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया और पॉलीफेजिया हो गया। अब तीनों का मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल है, देखो ये सिम्टम तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये 3P साइन कार्डिनल साइन है। इनको हम क्या नाम देते हैं? कार्डिनल साइन। क्यों होता है ऐसा? तो आपका जब ब्लड ग्लूकोज के साथ में जाता है, मान लो ये आपका किडनी है, रीनल ट्यूब्यूल है, और ब्लड जब यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल के पास में जाता है, ब्लड वेसल आई, ये बनाया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस बनाया और यहां से गई। एपरेंट आई, ईपरेंट यहां से गई, अब देखो आने पे यहां पे क्षमता है, छन्नावार प्रोडक्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, है कि नहीं है? छन्ने के बाद में ये यहाँ पे आगे प्रोसीड करता है और आगे इसमें से चीजें काम की रीअब्जॉर्ब होती है, यूरिन के बनने का प्रोसेस है। अब होता क्या है कि जब ब्लड आया और उसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने पे ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा छनेगा। तो ग्लूकोज छनता है तो इतने को वापस उठा नहीं सकते, तो ग्लूकोज यूरिन के साथ में तो जब ये ग्लूकोज यूरिन के साथ में रवाना होता है तो अपने साथ में पानी को लेके जाता है। तो याद रखो कि जब ग्लूकोज यूरिन में आएगा इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो अपने साथ पानी लेके आएगा, इसको बोलते हैं पोलीयूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया कोजेज पोलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया कोजेज पोलीयूरिया। और जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा आएगा तो मरीज को प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया। और एक हो गया आपका पॉलीफेसिया।
पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया इसलिए क्योंकि ग्लूकोज यूरिन लेके जा रहा है, पानी लेके जा रहा है। पॉलीडिप्सिया क्योंकि पानी की कमी है। और पॉलीफेजिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो यहाँ पे, तो ये पीस साइन के नाम से इनको जानते हैं हम। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कार्डिनल साइन है जब डायबिटीज होती है। तो इस केस के अंदर डायपोरेसिस, डिजीनेस, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, ओलिगोयूरिया, दिस इज नॉट द साइन एंड सिम्टम दैट इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। ये तीन ही सिम्टम है जो हाइपरग्लाइसीमिया को इंडिकेट करते हैं, बाकी सभी बातें गलत है। डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की कमी वाली बीमारी, कार्डिनल सिम्टम की बात की, अल्फा और बीटा डेल्टा की हमने बात किया। और ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है दोनों हार्मोन के काम को वहां पे असेस किया गया। अगला प्रश्न है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड एट। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? देखो बच्चों, जेनेवा जो है वो तो WHO का हेडक्वार्टर है, ये तो WHO का है। और न्यूयॉर्क के अंदर है आपका यूनिसेफ का। ये यूनिसेफ का फोटो है, इसको हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जेनेवा में WHO का, पेरिस और वाशिंगटन जो है इसके अंदर हेडक्वार्टर है ही नहीं, है ना। अगला प्रश्न से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्यारे दोस्तों 999 के अंदर टोटल 10 बुक्स, इंग्लिश मीडियम के 10 बुक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे नोट्स हैं जो हम हमारे ऑफलाइन बैचेज में अभ्यर्थियों को देते हैं। इन नोट्स को परचेज करके आप घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इंडिया से मंगा सकते हैं, उत्कर्ष से मंगा सकते हैं। इसके लिए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या लंदन जाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज आल्सो रेफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज। बड़ा अच्छा सवाल है। हमने बोला विच फेज, याद रखो विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप is also referred as orientation phase, pre-introduction phase, introductory phase, working phase, termination phase। ऐसी कौन सी फेज है इसमें जो कि रिलेशनशिप में ओरिएंटेशन फेज के अंदर काउंट करेंगे? हेल्पिंग एज ए ओरिएंटेशन फेज जो है कौन सी फेज को बोला जाता है प्यारे दोस्तों? सभी को जवाब लिखना है। ओरिएंटेशन फेज, ओरिएंटेशन कब करते हैं? प्री इंटरेक्टिव फेज में नहीं, अभी आपने इंटरेक्टिव नहीं किया, उससे पहले वाली फेज में तो आपको पता ही नहीं है, तो ओरिएंटेशन कैसे होगा? ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया, बी आंसर है। इंट्रोड्यूसरी फेज में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे का तो ओरिएंटेशन हो जाता है। आप उसके बारे में बताते हैं, उससे आपके बारे में पूछते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, कौन है, कहाँ से है, कब से है, क्यों है, ये सभी इंट्रोडक्शंस होते हैं। वर्किंग फेज के दौरान कार्य किए जाते हैं और टर्मिनेशन फेज के दौरान हम बाय बाय टाटा कह देते हैं, अलगाव हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। समझ में आई? आसान है। तो हम यहाँ पे प्री इंट्रोडक्टरी फेज को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था, दैट इज बेसिक कंसेप्ट। अगला प्रश्न, सर प्लीज रिप्लाई, क्वेश्चन पूछो भाई।
प्लीज रिप्लाई में तो सर किसका रिप्लाई करेंगे बताओ? आप कुछ पूछोगे तो जवाब लिखेंगे ना भाई, हैं? विच वन इज द नॉट द हेल्थ कंसिडर्ड लिंक्ड टू स्ट्रेस? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और ट्यूबरकुलोसिस। सवाल पढ़ेगा वो जवाब दे पाएगा। अब सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या ही जवाब देंगे? सभी को जवाब लिखना है, सभी को जवाब लिखना है अपना अपना। देखो लालो, हमने बोला नहीं है, क्या नहीं है? हेल्थ कंसर्न्स लिंक टू स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से लिंक्ड हेल्थ कंसर्न नहीं है किसका? किस में? तो आईबीएस में तो हो गई, नो डाउट होगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो होगा ही होगा। डिप्रेशन में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, लेकिन किसी को टीबी हो गया है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस से टीबी नहीं होती है, बैक्टीरिया से होती है। और ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इससे होती है बीमारी ड्रॉपलेट्स। तरीका होता है ड्रॉपलेट्स टीबी होने का। ये तीनों बीमारी जो होती है ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। अगर आपको स्ट्रेस हो तो हाइपरटेंशन हो जाता है, स्ट्रोक हो तो आईबीएस हो जाता है, और स्ट्रेस हो तो आपको डिप्रेशन होता है। तो ये तीनों चीजें जो है, इसका रिलेशनशिप किससे? स्ट्रेस से। ट्यूबरकुलोसिस को इन चीजों से लेना देना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है उसका। अगला प्रश्न, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स कैसे फैलते बताओ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स एसटीडीज में आती है। और ये जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनके फैलने का तरीका बताओ? डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, वेक्टर। हु स्प्रेड दिस डिजीज? सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स कैसे फैलते हैं? काफी रसगुल्लों ने सही जवाब लिखा और मैक्सिमम ने ए आंसर लिखा है। सर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं, सर ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलते हैं, सर एक दूसरे के डायरेक्ट रक्त के मिक्स होने में एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। बात बिल्कुल सही है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानी जाती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से नहीं फैलती है। ये कोई खांसने से, छींकने से, गले लगने से, हाथ मिलाने से ऐसे नहीं फैलता है। फैलने का तरीका सीधा का सीधा है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है सिफिलिस, गोनोरिया और एसटीडीज। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम इज कॉल्ड। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप लाइम और एलम काम में लेके वाटर में से यू आर जस्ट यूजिंग वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम, सम सेडिमेंटेशन टेक्निक, आयन एक्सचेंज टेक्निक, नालगोंडा टेक्निक और सोडीज, जो आप सभी को लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो बीमारी है जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से एक दूसरे में जाती है। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स इसी तरह की बीमारी है। और यहाँ पे काफी रसगुल्लों ने सही लिखा, इसको नालगोंडा टेक्निक कहते हैं। कौन सी टेक्निक होती है? नालगोंडा टेक्निक। याद रखना इस बात को, नालगोंडा टेक्निक। बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न, एविसरेशन रेफर्स टू।
है डिहिसेंस। ये दो बातें हैं, याद रखो ये दोनों ही क्या है, ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो याद रखना डिहिसेंस एक है, एविसरेशन एक है। इसमें क्या होता है, सर्जिकल साइट जो है, सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, डिहिसेंस के नाम से जानते हैं। ये इसमें क्या होता है, जो सर्जिकल साइट होती है वो सर्जिकल साइट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। सर्जिकल साइट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो वुंड है उसके बीच में गैप आ जाएगा, सर्जिकल साइट एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, इसको तो बोलते हैं डिहिसेंस। एविसरेशन क्या होता है, एविसरेशन होता है कि वो जो सर्जिकल साइट एक दूसरे से अलग अलग हुई, आपने देखा जहाँ पे भी सर्जरी होगी वहाँ पे कट लगाएंगे, कट लगने के बाद में वहाँ पे टाके लगते हैं। अब वुंड खुल गया तो खुल गया, इसको तो बोलते हैं डिहिसेंस, दूर दूर हो जाना। यहाँ पे एक और तरीका याद रखने का, डी का मतलब होता है दूर दूर, तो दो किनारे बन गए और सर्जिकल साइट एक दूसरे से दूर दूर होगी, डिहिसेंस है। एविसरेशन होता है कि जो दूर दूर हुई है उसमें से फ्रॉम वुंड गैप, वो जो वुंड गैप बना है, फ्रॉम वुंड गैप देयर इज प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं एविसरेशन। सवाल ने यही बोला है सेपरेशन ऑफ वुंड इज, इसको बोलते हैं डिहिसेंस। द इरप्शन ऑफ द बोवल थ्रू द सर्जिकल साइट, यस वहां से बोवल क्या हो गई, इरप्ट हो गई, बाहर आ गई। हीलिंग ऑफ सर्जिकल साइट को नहीं कहता है, डार्कनिंग ऑफ वुंड एज को नहीं कहता है। एक्चुअली में दूर दूर होना तो डिहिसेंस है, सेपरेशन होना वुंड एज का ये तो होता है दूर दूर, तो दूर दूर जो है वो डिहिसेंस से होता है कि नहीं। और ये जो दिया हुआ है ये किसका है, एविसरेशन का, ध्यान रखियो। अगला ये देखो, आप देखो कि ये दूर दूर हो गया वुंड गैप और उस वुंड वाली जगह से बाहर आ गई आंत, ऐसे आंत का बाहर आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एविसरेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोट्रूजन हो जाना, बाहर आ जाना है ना, उस वुंड वाले गैप में से आंत का अंदर से बाहर आ जाना, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे दे दिया हमने यहाँ पे पूछ लिया फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट। देखो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा आपको, जिंदगी भर के लिए याद कर लेना, एक बार बताऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं, फॉर्मूले बताऊंगा मैं कुछ यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे अच्छे से गांठ बांध के याद कर लेना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको आपको गांठ बांध के याद कर लेना है। यहाँ पे कुछ रहेंगे फॉर्मूले और इन कुछ फॉर्मूला में याद रखना पहला होता है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, सभी तरह के तमाम तरह के जो प्रेशर्स है, इस सभी प्रेशर में, सभी फॉर्मूले में, कि फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट एक तो आसान ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसकी बात कर लेता हूँ, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम एक वर्ड है यहाँ पे हमने यूज कर लिया, इसके अलावा दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर लिया है कार्डियक आउट। स्ट्रोक वॉल्यूम एक वर्ड हुआ और दैट इज तकरीबन जो है स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल जो है पर बीट वॉल्यूम कहते हैं, इसको पर बीट वॉल्यूम कहते हैं। और ऐसी एक मिनट में 72 बीट्स हो जाती है। तो नॉर्मल जो ये रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम, हर बीट के साथ में 70 ml ब्लड पंप किया जाता है, हर बीट के साथ में
वी कैन पंप 70 ml ब्लड, ए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट 70 ml, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है, इसको हार्ट रेट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को हम अगर मिला दे तो इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml और हार्ट रेट कितनी होती है 72, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर के आसपास जो है कार्डियक आउटपुट वहाँ पे आएगा। ये पर मिनट का वॉल्यूम है, ये तो है 70 ml पर बीट का वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर बीट या वॉल्यूम पर मिनट। 70 × 72 वॉल्यूम होता है पर मिनट, और 1 मिनट में हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड इजेक्ट कर देता है, ऐसा हमने बताया। तो ऑन एंड एवरेज जो होता है ये 5 लीटर के आसपास होता है। कितना होता है 5 लीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट है, ये 70 ml पर। अब कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद में एक इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये सुना है आपने कभी, इनके दूसरे नाम सुने हैं, नाम सुनते ही आपको याद भी आ जाएगा। एक तो बोलते हैं अपन आफ्टर लोड, आफ्टर लोड सॉरी हाँ आफ्टर लोड, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ना, आफ्टर लोड, आफ्टर लोड, और इसको हम बोलेंगे प्री लोड। आप कहोगे सर ये क्या है, बताओ, किसी को डेफिनेशन पता हो तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को डिफाइन करो। क्या डेफिनेशन रहेगी एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की? एक है आफ्टर लोड और एक है प्री लोड। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, यही तो हम पूछ रहे हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, हम तो अभी बताएंगे, पहले आपको बताना है। मनीष जल्दी बता दे, लाले सभी लोग बताएं उत्साह के साथ में और संकल्पित होके बताएं। याद रखो, अगर आपने जिंदगी में पहले कितने एग्जाम दिए हैं, क्या किया है, उसको साइड में कर दो थोड़ी देर के लिए, और आज जम के मेहनत कर लो। क्योंकि एक लाइन बहुत जबरदस्त किसी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर आप जिंदगी में कभी असफल हुए हो तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे 4 वॉल्यूम हमने लिखे हैं। बड़ा मजेदार वॉल्यूम का पॉइंट है, मैंने आपको बोला कि आपका 4 चैम्बर का हार्ट है, इसमें ये एओर्टा में ब्लड पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की फंक्शनिंग जो है, फिजियोलॉजी जो है ना, उसका जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की जब हम बात करेंगे, इस लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है, और ये जब पंप आउट करता है तो ये पल्मोनरी वेसल जो है उसके अंदर एओर्टा में जाता है, और एओर्टा से बॉडी में जाता है। तो ये जो कहानी प्यारे दोस्त रहती है, इसमें आपका क्या रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। अब ये जो वेंट्रिकल पहले खुद भरेगा फिर पंप करेगा ना भाई, तो वेंट्रिकल जब ब्लड से भरता है, भरा हुआ वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, इसको बोलते हैं डायस्टोल फेज में वेंट्रिकल। पूरा ब्लड से भरा हुआ वेंट्रिकल है, और अभी तक ब्लड जो है इसके अंदर भरा हुआ है, ये वाल्व बंद है, ये वाल्व बंद है। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज इसको कहते हैं। कौन सी फेज है? आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज। और इस आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज में, क्योंकि आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज है, इसके एंड पार्ट में ये सिस्टोल करेगा, लेकिन सिस्टोल करने से पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में टोटल वॉल्यूम मतलब फैलता फैलता इतना फैला कि डायस्टोल का आखिरी बिंदु आ गया। और इसी को मैंने बोला अभी तक कोई पिक्चर शेयर नहीं की, इसको बोलते हैं प्री लोड। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम प्री लोड कहते हैं, अभी लोड नहीं हुआ, और तकरीबन 120 ml 120 ml टोटल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। अब इसके अंदर ये लोड होने से पहले था, इसके अंदर अब लोड कितने हुए, लोड कितने हुए बताओ प्यार दोस्तों, लोड कितने हुए?
लोड हुआ 70 ml, कितना लोड हुआ 70 ml, 70 ml, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो पीछे क्या बचा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आफ्टर लोड, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक वॉल्यूम। और सिस्टोलिक वॉल्यूम में हमने एक नाम बताया था आपको, सिस्टोलिक वॉल्यूम है, या इसी को मैंने क्या बोला? आफ्टर लोड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लोड होने के बाद में जो पीछे बचा हुआ वॉल्यूम है। और तकरीबन जो है वो कितना वॉल्यूम रहेगा प्यारे दोस्तों? जैसे पहले कितना था 120, 70 क्या हो गया लोड, तो पीछे कितना बचा 50 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आफ्टर लोड। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे जब मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं, मैं एक तो प्री लोड की बात करूंगा, एक मैं आफ्टर लोड की बात करूंगा, मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करूंगा, मैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया वो है मैं कार्डिक आउटपुट की बात करूंगा, मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूंगा। आई होप आपको चारों वॉल्यूम क्लियर हो गए, अमाउंट क्लियर हो गया। आफ्टर लोड में कितना अमाउंट रहता है? 50 ml, ध्यान रखना। और प्री लोड में कितना अमाउंट रहता है? 120 ml। हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, पर हार्ट ब्लड पंप ही नहीं करता है, हार्ट अपने अंदर पहले ब्लड को भरता है। तो हार्ट ने अपने अंदर पहले ब्लड कितना भरा? 120 ml। 120 ml भरने के बाद में हार्ट ने 50 ml पंप कर दिया, 70 ml पंप कर दिया, तो उसके पास में 50 ml रह गया। फिर 120 हुआ, फिर उसने 70 पंप कर दिया, फिर 50 रह गया, फिर 120 हुआ, फिर 70 ml कम कर दिया, फिर 50 रह गया, फिर 120 हुआ, फिर 70 पंप कर दिया। फिर हर बीट के साथ में हार्ट 70 ml ब्लड को पंप करता है, और ऐसा 1 मिनट में करे तो उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और जब अंदर भरता है तो 120 हो जाता है, खाली होता है तो 50 रहता है पीछे, फिर भरता है तो 120, खाली होता है तो 50, क्योंकि 70 खाली हो जाता है। ये एक सिंपल सा टास्क है। इस सवाल की लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे पूछा है कि फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर आपको कार्डियक आउटपुट में स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक वर्ड है, इंटू हार्ट रेट दूसरा वर्ड है। कार्डियक आउटपुट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट है। स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर मैं हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड प्रेशर गलत है, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन रिजर्व वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, नहीं, ये सभी बातें गलत है। स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दो? हार्ट रेट से। कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का तरीका। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज शाम को होने वाली है अद्भुत प्रश्नोत्तरी। तो जो भी हमारे स्कूलों ने एग्जाम दिया और एग्जाम में सेलेक्ट हुए, आज शाम को 7:30 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी होने वाली है। खेलो, सीखो और जीतो, सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अगले प्रश्न के साथ में, एरिया ऑफ साइलेंस जोन अराउंड द हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट इज ऑफ रेडियस, कितना एरिया जो है साइलेंट जोन वाला एरिया होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो कितना एरिया जो है वो साइलेंट जोन वाला होना चाहिए। अराउंड ए हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट इज ऑफ रेडियस, सभी लोग जवाब लिखिएगा। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, कितना एरिया जो है उसको हम साइलेंस जोन के अंदर रूप में काउंट करेंगे। हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के आसपास के एरिया को याद रखो प्यारे दोस्तों। साइलेंट जोन, साइलेंट मतलब जहां पे हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना मना है, ये रहेगा आपका 100 मीटर, ये करेक्ट आंसर है। बाकी सभी बातें गलत है। इसको हम बोलते हैं 100 मीटर, 100 मीटर के दायरे में। कितने मीटर के दायरे में? 100 मीटर के दायरे में, एक करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे सवाल आएंगे लेकिन खोटे बहुत होंगे, क्योंकि हमें लगेगा 200 मीटर, हमें लगेगा 300 मीटर, 400 मीटर, लेकिन आंसर वो होगा नहीं। कई बार ये होता नहीं, जो हमें लगता है वो होता नहीं, और जो हमें होता है वो लगता ही नहीं है। तो होने और लगने में फर्क है, तो मामला थोड़ा सा गंभीर है आपका। आपको अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, एंटी एमेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस पेन, रिड्यूस पेरिस्टालसिस, रिड्यूस वॉमिटिंग और रिड्यूस सीजर। याद रखो, हमने यहाँ पे एक बात बताई आपको, एंटी एमेटिक्स यानी कि वॉमिटिंग को, एंटी एमेटिक्स जो है यानी कि आपको वॉमिटिंग को रोकने वाली दवाई है। इस दवाई से रिड्यूस हो जाएगी वॉमिटिंग, बात खत्म। ये तीनों ही बातें गलत है। साइज का रिड्यूस, सीजर का रिड्यूस होना, पेरिस्टालसिस का रिड्यूस होना,
पेन का रिड्यूस होना, ये सब बातें गलत है। द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री क्लोरिनाइजेशन इन द वाटर इज, वाटर के अंदर रेजिडुअल फ्री क्लोरीन को असेस करने का टेस्ट कौन सा है, डिटरमाइन करने का टेस्ट कौन सा है? सिक टेस्ट, कैटालेस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट और तो टोल्डीन टेस्ट। अच्छा सवाल है, यहां पे हमने बोला कि आप रेजिडुअल फ्री क्लोरीन को सेपरेट करना चाहते हैं वाटर से, टेस्ट का नाम बताओ। रेजिडुअल फ्री क्लोरीन को सेपरेट करना चाहते हैं वाटर से, तो कौन सा टेस्ट करते हैं प्यारे दोस्तों? सभी लोग जवाब लिखो। टेस्ट का नाम है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। क्यों? क्योंकि बाकी टेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसका या फ्री क्लोरिनाइजेशन या रेजिडुअल क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। इस टेस्ट को मैं क्या नाम देता हूँ? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। और जो वाटर प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन का एक टेस्ट होता है, नाम देते हैं ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी स्पीड से जवाब देते रहो, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। और जिन रसगुल्लों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, दिनेश, रिंकू, विभा, प्रवीण, छाया, इनमें से 2 जनों ने लगाई है, 3 जनों ने नहीं लगाई है, जो 5 नाम मैंने बोले हैं। तो ये रेशियो गड़बड़ रेशियो है। सभी लोगों को 100 मुश्त अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इस बार यूपीपीएससी पार। लेकिन पार कौन करेगा? जिसको पूरा विश्वास होगा इस सेशन के ऊपर। याद करना, हम मेहनत पूरी जम के करेंगे और महादेव की सौगन पूरा उत्साह के साथ में रिजल्ट ला के देंगे। वो कहता ना, माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखलाएगा। तो सपने माँ के हैं और पूरा हमें करने हैं, पूरी शिद्दत के साथ में। तो यहाँ पे सवाल ने बोला है वर्ल्ड हेल्थ डे। हम सभी जानते हैं कि WHO जिस दिन स्टेबलाइज हुआ था 48 के अंदर 7 अप्रैल को, उसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को है और इस दिन WHO का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने पूरी तरीके से एक्ट पेनलेसली पुटिंग ए पर्सन टू सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल और डिस्ट्रैक्टिंग फेज इज नॉन एज। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। एक ऐसा एक्ट जिसमें मरीज को पेनलेसली पुट करते हैं एक पर्सन को, दैट इज सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल और डिस्ट्रेसिंग फेज में, तो उसको डेथ की तरफ हम धकेलते हैं। वो कौन सा पेनलेसली काम होता है? एम्बाल्मिंग, ऑटोप्सी, यूथेनेसिया, नन ऑफ द अबव। क्रॉनिक एलिमेंट के मरीज है, कई महीनों से आईसीयू में मरीज है, हमें नहीं लगता है कि वो कभी ठीक होएगा, तो हम उसको मृत्यु की तरफ धकेल के उसके दर्द से आराम करा देते हैं। उसको मर्ची किलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मर्ची किलिंग। और इसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? यूथेनेशिया। इसको हम क्या बोलते हैं? मर्ची किलिंग। मर्ची किलिंग कहे तो यूथेनेशिया बोलो या मर्ची किलिंग। 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में कुछ एक्टिव इंटरवेंशन लेते हैं, एक्टिव इंटरवेंशन लेते हैं। पैसिव के अंदर क्या करते हैं? ये जो एक्टिव इंटरवेंशन है वो तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो सपोर्ट्स है वो हटा देते हैं। सपोर्ट्स जो होता है, सपोर्ट्स, यहाँ पे एक्टिव फेज में सपोर्ट्स आर रिमूव्ड। जो भी मरीज को सपोर्ट कर रहा है, जो भी ऑक्सीजन लगी हुई है, एनजी ट्यूब लगी हुई है, वो सब हटा देते हैं, लेकिन एक्टिवली कोई चीज करते नहीं है। जो सपोर्ट था वो हटा दिया, इसको पैसिव यूथेनेशिया के नाम से जानते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग कराने वाली गैस कौन सी है? यूथेनेशिया को बोलते हैं मर्ची किलिंग। सपोर्ट हटा देना पैसिव, और कोई एक्टिव इंटरवेंशन काम में लेके जहर का इंजेक्शन लगा देना एक्टिव यूथेनेशिया है। दोनों में ही मरीज की मर्ची किलिंग होती है। पैसिव में सपोर्ट ग्रुप हटा देते हैं। गैस जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नाम है,
नाइट्रस ऑक्साइड एक नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड एक नाम है। कौन सी गैस है प्यारे दोस्तों जो कि आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की? इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस आइटम है? यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बी करेक्ट आंसर है, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। समझ में आई प्यारे दोस्तों? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सारे आंसर नहीं है। अगला प्रश्न, किरेटो मलेशिया रेफर्स टू। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है। जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है, जो हम निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कई लोगों को लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो मोनो नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्लोबल वार्मिंग गैस। अगला प्रश्न है, ये जो आंख आपको दी हुई है इसके अंदर आपको बताया है कि ये आंख को देख के आप बताओ किरेटो मलेशिया है तो ये क्या है? ड्राई कॉर्निया है, ड्राई कंजक्टाइवा है, फॉर्मी स्पॉट्स ऑन कंजक्टाइवा है और लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया है। पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि ये जो आई है, इस आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट है इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा सवाल है, ड्राई मत कर देना, ड्राई, ये ड्राई कॉर्निया कंजक्टाइवा बिल्कुल खोटे जवाब है। ना तो यहाँ पे कॉर्निया ड्राई है ना कंजक्टाइवा ड्राई है। आप इसकी आंख को देखो, आंख के अंदर यहाँ पे लचलचा और लुचलिचला सा पदार्थ है जो आपको दिख रहा है और ये लिक्विफेक्शन कहते हैं इसको, लिक्विफेक्शन है कॉर्निया का। कॉर्निया का लिक्विफेक्शन है, ये फॉर्मी स्पॉट्स भी नहीं है जवाब। यहाँ पे ड्राई कॉर्निया नहीं है, ड्राई कंजक्टाइवा नहीं है, फॉर्मी स्पॉट्स ऑन कंजक्टाइवा भी जवाब नहीं है। यहाँ पे लिक्विफेक्शन हुआ है। किसका लिक्विफेक्शन हुआ है प्यारे दोस्तों? लिक्विफेक्शन हुआ है आपके कॉर्निया का। किसका लिक्विफेक्शन हुआ है? कॉर्निया का लिक्विफेक्शन हुआ है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। डी इज द करेक्ट वन। समझ में आई? दिस इज द लिक्विफेक्शन ऑफ कॉर्निया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी? सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सवाल ने यह बोला है इन चार में से सबसे कॉमन कारण क्या है सीओपीडी के होने का? सीओपीडी के होने का कॉमन कारण क्या है? जवाब सभी को लिखना है, दिल खोल के लिखना है, उत्साह और उमंग के साथ में लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑफ ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। याद रखना, कॉमन कोज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी उन्हीं मरीजों में होता है जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहती है। याद रखना, सीओपीडी कोई क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस या क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस से नहीं है या पल्मोनरी टीबी से नहीं है। सीओपीडी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले मरीजों को क्या हो जाती है? सीओपीडी हो जाती है। अगला प्रश्न, प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट इज नॉन एज। अगर प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है इसको किस नाम से जानते हैं? सभी को जवाब लिखना है। एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, आपने नाम सुना होगा। एंटीपार्टम हेमरेज के दो कारण होते हैं, एक तो प्लासेंटा प्रीविया और एक होता है एब्रूप्टियो प्लासेंटा। एक प्लासेंटा प्रीविया और एक एब्रूप्टियो प्लासेंटा। ये जो प्लासेंटा प्रीविया होता है प्यारे दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया, एक हमने बोला एब्रूप्टियो प्लासेंटा,
प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लासेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके चिपक जाना, इसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके चिपकना। एब्रूप्टियो प्लासेंटा का मतलब होता है कि प्लासेंटा का प्री सेपरेशन हो जाना, अपनी जगह से हट जाना समय से पहले। प्लासेंटा अपनी जगह से कब हटता है? सेकंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब जब बच्चा डिलीवर हो जाता है सेकंड स्टेज में, उसके बाद में प्लासेंटा सेपरेट होकर उसकी डिलीवरी होती है। और प्लासेंटा बच्चे से भी पहले सेपरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्रूप्टियो प्लासेंटा। दोनों ही केस में एंटीपार्टम हेमरेज होता है और ये खतरनाक कंडीशन होती है। वाजा प्रीविया, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, करेक्ट आंसर है प्लासेंटा प्रीविया। एंड इसमें प्लासेंटा प्रीविया में अलग अलग टाइप होते हैं कि वो ऑस को क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो प्लासेंटा जब लोअर लाइंग होता है और ये इसके ऊपर होता है तो एक तो ये थोड़ा सा है, एक आधा क्लोज कर रहा है ना, पार्शियल क्लोज कर रहा है, पूरा क्लोज कर रहा है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं। तो टाइप 2 थोड़ा डेंजरस है और इसमें प्लासेंटा प्रीविया जो होता है वो आपका जो ऑस है उसको क्लोज करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है प्यारा दोस्तों ए रहेगा, बाकी सभी बातें गलत रहेगी। अगला प्रश्न कह रहा है द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3D। अरे 3D बीमारी कौन सी है? 3D वाली बीमारी कौन सी है? द डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3D। 3D कौन सी बीमारी में होते हैं? मेनिंजाइटिस, पेलेग्रा, बेरी और क्वासियोरकोर। 3D नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज। नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं इसको, नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज। नियासिन क्या है? नियासिन है विटामिन B3। मैं जब विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, सुनिएगा बड़ा मजेदार है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात करता हूं तो आपको एक मिनोमिक्स याद रखना है। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी। किसकी पैंट प्यारी थी? तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। आपको याद रखना है तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके क्या कर दी? गिफ्ट कर दी प्यारे दोस्तों। अब जब बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट कर ही दी है तो हम नाम लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाले कौन कौन से होते हैं। ये जो बी कॉम्प्लेक्स के नाम है, इन नाम को आपको ऐसे ही याद रखना है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तेजाराम में T इज द थायामिन, यह है थायामिन। यह है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन माय डियर फ्रेंड, राइबोफ्लेविन। यह नियासिन, यह पेंटोथेनिक एसिड प्यारे दोस्तों। यह पायरिडॉक्सिन, कौन सा डॉक्सिन? पायरिडॉक्सिन। यह बायोटिन, यह फॉलिक एसिड, अरे यह साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ये बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार पूछे हुए नाम। अभी नाम के अंदर आप देखो कि अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे अगर किसी को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, थायामिन की डेफिशिएंसी है, तो बीमारी होती है बेरी, तेरी मेरी नहीं, बेरी। यह बेरी किसकी कमी से? थायामिन की कमी से होती है। और ये दो तरह की होती है बेरी, एक है ड्राई और एक है वेट। दो तरह की बेरी है, ड्राई बेरी, वेट बेरी। अगर वहाँ पे नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम के, ड्राई है। अगर वहाँ पे आपके वेट बेरी आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सिम्टम आते हैं, कार्डियो के सिम्टम आते हैं तो वेट बेरी है। नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं तो ड्राई बेरी है। बेरी बीमारी है थायामिन की कमी से। और बेरी के अलावा थायामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी जो होती है उसके अंदर एक होती है वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, और एक होता है कोरास्कोप सिंड्रोम, कोरास्कोप सिंड्रोम, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, और एक होता है आपका कोरास्कोप सिंड्रोम। ये भी थायामिन की कमी से। पेलेग्रा 4D साइन वाली जो बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं पेलेग्रा, जो कि नियासिन की कमी से होती है। ये जो हमने लिखा यहाँ पे थायामिन के बाद में है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कमी से आपका जो है चिल्लाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस,
है ना, ये आपका पूरा लिप्स और टंग और गम्स, इनका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है। और एक यहाँ पे प्यारे दोस्तों लिखा है नियासिन, नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। अच्छा, नियासिन की कमी उनमें होता है जो मक्के का इंटेक करते हैं, मेज इंटेक, मक्का जो खाते हैं उनके अंदर नियासिन की कमी देखने को मिलती है। इस पेलेग्रा में 4D साइन होते हैं। सर ये 4D कौन कौन से होते हैं? तो 4D के अंदर एक तो होता है आपका डायरिया, एक हम बता ही चुके हैं डिमेंशिया, एक होता है आपका डर्मेटाइटिस, और एक होता है आपका डेथ। ये होता है 4D साइन। पेंटोथेनिक एसिड और पायरिडॉक्सिन जो होती है ये कंडीशन, इनसे न्यूरल सिम्टम आते हैं। जैसे पायरिडॉक्सिन से कॉमन न्यूरल सिम्टम क्या है? इससे होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किससे होता है? पेंटोथेनिक एसिड से, पायरिडॉक्सिन में होता है, इसकी कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से होता है। ये जो आपका बायोटीन है विटामिन H, विटामिन H भी बोलते हैं इसको, और इसकी कमी से हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल, हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम होता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की न्यूरल ट्यूब प्रॉपर तरीके से नहीं बनती, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और एक यहाँ पे प्यारे दोस्तों साइनोकोबालामिन, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। किसकी कमी से होता है? B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ये सारे के सारे क्या है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। कितने लोगों को B कॉम्प्लेक्स समझ में आया? याद रखना, आपको एग्जाम में 3 सवाल इसमें से मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस। आप कहोगे सर 3 ही क्यों आएंगे? तो मैं बोलता हूँ 2 से भले 3, तो 3 आने चाहिए, है कि नहीं? तो 3 आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 3 आएंगे, है ना? ध्यान रखिए इस बात को। सर ने बोला था कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 आएंगे। और ये देखो पेलेग्रा वाला बच्चा, कैगल नेकलेस बनता है इसमें। इसमें क्या बनता है? कैगल नेकलेस बनता है माय डियर फ्रेंड। पेलेग्रा वाली कंडीशन में बनता है वहां पे कैगल नेकलेस। समझ गए बात को? आसान है। तो यहाँ पे ये जो कैगल नेकलेस है गले में बता है, और ये जो है ये डर्मेटाइटिस है। ये कैगल नेकलेस जो गले में बना है इसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। दिस इज डर्मेटाइटिस, ये है डर्मेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। और ये किसका साइन है? पेलेग्रा का। इसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। और ये किसका साइन है? हमने बोला ये साइन है पेलेग्रा का। किसका साइन है? पेलेग्रा। तो पेलेग्रा में देखने को मिलता है डर्मेटाइटिस। समझ में आइटिस, मतलब समझ में आया आपको, है कि नहीं? पेलेग्रा का साइन है। अगला प्रश्न, बर्जर्स डिजीज क्या है? व्हाट इज बर्जर्स डिजीज? हाँ, ये जो गले के पीछे था ये गले का हार है, गले में हार है, मोतियों का हार, ना किया कोई श्रृंगार फिर भी तुम कितने सुंदर हो। यू हर्ड दैट? हाँ, ये कितना सुंदर बच्चा दिख रहा था आपको, दिखा कि नहीं दिखा? अगला प्रश्न है, अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बर्गर बीमारी क्या है? बर्गर डिजीज होती है जो सुट्टा लगाते हैं, ध्यान रखना। ये बीमारी है एक वेस्कुलर डिजीज है। कैसे बीमारी है? एक वेस्कुलर डिजीज है, वेस्कुलर डिजीज है। और इस डिजीज के अंदर जितनी भी आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल होती है, आपकी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है, जो हाथ पांव की ब्लड वेसल है, उन ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे एंजाइटिस होता है। क्या होता है? थ्रोम्बो एंजाइटिस होता है, थ्रोम्बो एंजाइटिस होता है। थ्रोम्बो एंजाइटिस का मतलब होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, दैट थ्रोम्बस कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल एंड दैट ब्लड वेसल इज पेरिफेरल ब्लड वेसल। तो जो आपकी हाथ पांव की ब्लड वेसल है, इन पेरिफेरी के अंदर जो ब्लड वेसल है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थ्रोम्बो एंजाइटिस। क्या वर्ड यूज किया? थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरांस। क्या नाम दिया हमने इसको? ऑब्लिटेरांस, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरांस। तो यहाँ पे बर्गर बीमारी का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरांस। मेरी जो पेरिफेरल आर्टीरियल है या आर्टीरियल कैपिलरीज है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंटरप्ट होने लग जाता है। ये उन मरीजों में होता है जो क्या करते हैं, किन में होता है, इसका कारण क्या है?
इसका कोज है प्यारे दोस्तों स्मोकिंग। जो मरीज स्मोकिंग करते हैं उन स्मोकिंग वाले मरीजों में ये प्रॉब्लम होती है कि जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है उन ब्लड वेसल का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेटरी चेंजेज हो जाता है, और वो पूरी की पूरी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है वो एकदम पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होके वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंटरप्ट होके, और वो जो टोज है आपके वो एकदम ब्लैक नेक्रोटाइजिंग टोज हो जाते हैं। वो पेरिफेरल जो अंगुलियों के जो टोज है, टोज वो काले पड़ जाते हैं, काले। और जब अंगुलियों के टोज जो है वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक नेक्रोटाइजिंग हो जाते हैं, तो फिर वो हटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। जब टोज पेरिफेरी के टोज जो है अंगुलियां है इसका ये जो एरिया है काला पड़ जाएगा, हटने लग जाएगा, तो वो एम्पुटेशन वाली कंडीशन में आ जाएगा, दे गेट एम्पुटेटेड समथिंग लाइक। इस तरह की कहानी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस बोलते हैं। ए करेक्ट आंसर है। एक्यूट वाल्वुलर डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस नहीं कहते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बर्गर बीमारी को नहीं कहते हैं। इलाज क्या है प्यारे दोस्तों कि सर इसके अंदर हमें सुट्टा बंद करना पड़ेगा, तो हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि बीड़ी आज ही छोड़े, स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली, हाथों हाथ उसको स्मोकिंग बंद कराना पड़ेगा। अगर आपने स्मोकिंग बंद नहीं कराया तो ये बीमारी गंभीरता को पकड़ लेगी और उसका जो पेरिफेरल टोज ये है ये पूरी तरीके से जो है वहाँ पे नेक्रोटाइजिंग का शिकार हो जाएंगे। तो स्मोकिंग इसमें बंद करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखो पेरिफेरी के अंदर ये समस्या हो जाएगी, ये देखो काले पड़ने लग जाते हैं, ये जो एरिया है ये थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस का शिकार है, पेरिफेरल एरिया यहाँ पे शिकार होता है। इनिशियली ये चेंजेज है, वेस्कुलर चेंजेज है, लेट्रॉन ये काले पड़ जाते हैं और फिर इनको एम्पुटेशन करना पड़ता है, ये इस बीमारी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एक सारणी दी हमने यहाँ पे, एक लिस्ट ए और लिस्ट बी है। एक तरफ हमने सूचर्स लिखे हैं फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइडल, सेजाइटल, और दूसरी तरफ निकाय हमने कि कौन कौन सी हड्डी के बीच में होते हैं। तो आपको इनको मैच करना है, कोडिंग है ये, कोडिंग मैच करना है। कितने लोगों ने मैच किया भाई? बी आंसर लगा सभी लोगों का। यहाँ पे देखो फ्रंटल किस किस के बीच में, दो फ्रंटल बोन, वेर इज टू फ्रंटल बोन बिटवीन टू सूचर फ्रंटल बोन्स। तो ये जो ए है ये तो आपका रहेगा 3 पे, ए 3 पे एक ही जगह है, बस रसगुल्ले ने एक बात पकड़ ली है कि नहीं है। अब कोरोनल तो बड़ा आसान है, पैराइटल और फ्रंटल के बीच में, तो फ्रंटल और पैराइटल, तो बी चला गया एक के साथ में, चलो सर ये भी बात सत्य हो गई। लैम्बडोइडल होता है ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में, तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल कहाँ लिखा हुआ है बे, पैराइटल और ऑक्सीपिटल सर ये हो गया, तीसरा सी चला गया चौथे के साथ में, ठीक है। और फिर सर एक ही बचा है, और ये सेजाइटल हो गया पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में, तो दो पैराइटल के बीच में, तो ये 2 पैराइटल बोन हो गई यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ये। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है ये सबको मिलाने वाला ऑप्शन बन गया। क्या ये बात सत्य है प्यारे दोस्तों? क्या ये बात सत्य है? एक बात को पकड़ो
बाकी सभी बातें आपस में ऑटोमेटिकली मिल गई, लेकिन हमें तो सभी सूचर्स पता है। अच्छा, टोटल सूचर कितने होते हैं, फॉन्टेनल कितने होते हैं, रिस्कल बोन कितनी होती है, फटाक से लिख दीजिएगा। टोटल सूचर कितने होते हैं, 5। फॉन्टेनल कितने होते हैं, 6। और स्कल बोन कितनी होती है फीटस के अंदर, 5। तो 5 सूचर है, 6 फॉन्टेनल है और 5 स्कल बोन है। स्कल बोन, फीटल स्कल में 5 हड्डी होती है, 6 आपके क्या होते हैं, फॉन्टेनल होते हैं और 5 सूचर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 फॉन्टेनल में 2 फॉन्टेनल की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखना, 2 की, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ब्रेगमा और लैम्डा। इनको हम डिटेल से आगे डील करेंगे। अभी आपको इतनी बात याद रखनी है इन सूचर्स फॉन्टेनल को लेके, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्ट डेवलपमेंट, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूअस एजुकेशन, फॉलो अप प्रॉब्लम, क्राइटेरिया फॉर फॉलो अप केयर। 4 बातें हमने यहाँ पे लिख दी और सवाल ने हमसे पूछा इनमें से कौन सा कंपोनेंट है ऑफ स्टार्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्टार्ट का कंपोनेंट, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फॉलो अप प्रॉब्लम्स एंड क्राइटेरिया फॉर फॉलो अप केयर। ये 4 बातें हैं। आपको जो भी बात सत्य है उसको चूज करना है। और मैं एक सत्य बात आपको बता देता हूं, इस सवाल का जवाब तो आपको देना है और कहा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में। आज मैं एक सत्य बात बताऊं आपको, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का ऑनलाइन कोर्स हो चुका है लॉन्च। 21 तारीख को ये बैच स्टार्ट होएगा, 21 अगस्त को। मात्र 1800 रुपए में ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच में आपको वीडियो और ऑडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, आपको टेस्ट एंड क्विजेज मिलेगा। स्टाफ नर्स का ये टारगेट बैच है, 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिन रसगुल्लों ने अभी तक इस बैच को परचेज नहीं किया, आज ही करे उत्कर्ष ऐप से ये बैच और अपने आप को कॉन्फिडेंट करे इस आने वाले एग्जाम में। याद रखना, ये प्राइस पहले 2000 स्टूडेंट पे लागू होती है और ये 17 अगस्त तक वैलिड है। उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। तो जिनको भी ये कोर्स लेना है, पूरे उत्साह के साथ में आज ही इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस पैटर्न पे ये कोर्स करवाया जाएगा और इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। तो आज ही इसको अप्रोच करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। कल सुबह के सेशन में फिर से मुलाकात होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखो जिंदगी में कि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, कल की हमारी जो क्लास का समय थोड़ा बदलाव है। कल की आपकी ये जो क्लास है ये शाम को 5:30 बजे होगी और मॉर्निंग की क्लास तो एज यूजुअल 6 बजे ही रहेगी। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे एक और नए उत्साह, विश्वास और ताकत के साथ में करेंगे आगाज। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।